प्रीवियस क्लासेस में जैसा आपको पता होगा कि हमने वैद्युत सहसंयोजक आबंध के बारे में बताया और वैद्युत सहसंयोजक आबंध से बनने वाले यौगिकों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे की टॉपिक्स हीरा और कार्बन के अपरूप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप मुख्यतः दो होते हैं। मुख्यतः हमने बोला है हीरा और ग्रेफाइट। सबसे पहले परिभाषा सब कि कार्बन के अपरूप किसे कहते हैं। कार्बन का विभिन्न रूपों में पाया जाना कार्बन का अपरूप कहलाता है। विभिन्न रूपों मतलब कभी कार्बन हीरा के रूप में पाया जाता है, कभी कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कभी कार्बन चारकोल के रूप में पाया जाता है, कभी कार्बन अलकतरा के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन का विभिन्न रूपों में पाया जाना ही कार्बन का अपरूप कहलाता है। परिभाषा आप देखे होंगे लगा हुआ स्क्रीनशॉट में। इसके बाद कार्बन के अपरूप में आप मुख्यतः दो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। हीरा के बारे में समझेंगे। हीरा अत्यंत ठोस होता है। अब ये क्यों ठोस होता है? आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया होगा, आप उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। यह चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय मतलब चार फलक होते हैं, चार फलकों से घिरा होता है। जैसे एक घना फलकों से, जैसे एक कैमरा है, कमरे के प्रत्येक दीवार फलक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ इसी तरह से हीरा चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट षटफलकीय होता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ध्यान से, षटफलकीय मतलब 6 फलकों से बना होता है। 1 2 3 4 5 6 षटफलकीय होता है। या उष्मा का कुचालक मतलब हीरा उष्मा का कुचालक होता है, यह उष्मा का सुचालक होता है। ये आपको चार अंतर हीरा और ग्रेफाइट में। इसके बाद आप देखेंगे वहां पर CO2 का ईडीएस, CO2 का ईडीएस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CO2 का ईडीएस, CO2 का ईडीएस। यहां पर देखेंगे CO2, यहाँ पे कार्बन है 4 होते हैं, 2 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके 6 होते हैं, 2 4 6 2 4 6। ये 8 हुआ, ये 8 हुआ मिला के। ये कार्बन भी इनसे जो दिया था वो ले लेगा। तो यहाँ देखेंगे इसके बॉन्ड लाइन में भी 2 हो गया, यानी कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में इधर डबल बॉन्ड बना है। कार्बन पास 4 है, तो ये ऑक्सीजन से 2 और इस ऑक्सीजन से 2 लेकर के यहाँ पे बना लिए। ठीक है, ये ईडीएस इसका, ये है मेन ईडीएस। इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ईडीएस नहीं है, ठीक है, ये ईडीएस है, डॉट इसमें है। अब इसके बाद S8 की ईडीएस देख सकते हैं आप बोर्ड पे लगा हुआ सल्फर। S8 की अनुसंरचना की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट देखेंगे, फ्लोरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन एक गोल गुंबद की संरचना के समान होता है और इसकी कार्बन 60 इसकी संरचना होती है। C60 आप देख सकते हैं बोर्ड पर लगा होगा C60। यह सर्वाधिक अस्थायी फ्लोरीन है जिसे बंकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। जैसे आपके फ्लोरीन है तो फ्लोरीन समझेंगे, बंकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं C60। आपको बोर्ड पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यह फुटबॉल की तरह होता है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के बारे में समझना है। तो आइए समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इसमें है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसमें लिखा है श्रृंखलन के बारे में। कैटेरेशन क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ
आबद्ध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। यानी कार्बन जो है अब जैसे C2H5 ये कार्बन के साथ भी ये कार्बन के साथ भी एक अद्वितीय क्षमता है कि कार्बन के साथ ये श्रृंखला बना सकती है, कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना सकती है, और इस गुण को ही हम लोग श्रृंखला या कैटेनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला एवं वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक बंध द्विबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध से जुड़े कार्बन यौगिकों को संतृप्त यौगिक और द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त यौगिक ना, देखिए संतृप्त मोबाइल यौगिक, संतृप्त यौगिक बोले इंग्लिश सैचुरेटेड मोबाइल सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेटेड ये होते हैं संतृप्त कार्बन, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक यानी हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। चलिए तो सैचुरेटेड संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? संतृप्त यौगिक के बारे में समझेंगे। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंधु से जुड़े होते हैं, वे यौगिक इसमें संतृप्त यौगिक मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन के बंधन से बने हो, उसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या संतृप्त यौगिक के बारे में, हालांकि संतृप्त यौगिक के बारे में समझेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नाम नहीं दिया है, संतृप्त यौगिक समझेंगे। तो संतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक जो जिसमें कार्बन अन्य तत्वों के साथ, अन्य परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, जैसे हो जाएगा मीथेन। मीथेन कहते हो मीथेन में तो कार्बन देखेंगे इसमें एक सिंगल बॉन्ड से H से हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है CH4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बना है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब वे यौगिक जो मुख्यतः द्विबंध या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ करके बने हो, यानी आबद्ध से जुड़े हुए हो, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे इथीन, प्रोपीन, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। अब हो गया प्रोपाइन। तो यहाँ पे देखिए असंतृप्त यौगिक वे यौगिक होते हैं जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन। इन सब के बारे में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इसको अभी एक इंट्रोडक्शन के रूप में सुन ले, समझ ले। आइए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में समझना है। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखेंगे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में आगे अध्ययन करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में जैसे हमने बताया अब मीथेन, बहुत सारे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, नॉनेन, डेकेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपको IUPAC नेम के बारे में आता है।
बंद कीजिए। निकाल के तो दिए ऊपर ही था, इस साइड वाले ऊपर ही था। चलो इधर वाले पेज चालू है ऊपर। हाँ वो बात। आइए जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में समझते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, इसके मुख्य स्टेटमेंट क्या है। जीवन शक्ति सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जाने कि जीवन शक्ति सिद्धांत कब दिया गया। जीवन शक्ति सिद्धांत 1828 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। इसके प्रणेता वोहलर नामक वैज्ञानिक थे। वोहलर नामक कौन है जी? बड़ी पत्ती आ रहे हो, तुम को देख रहे हैं। विटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति सिद्धांत। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है? महान रसायनज्ञ वोहलर के अनुसार जीवन शक्ति सिद्धांत को बताया गया, गलत साबित किया गया 1828 ईस्वी में। क्या कहा गया? वोहलर नामक रसायनज्ञ अमोनियम साइनेट से NH4CnO, अमोनियम साइनाइड से गर्म करके यूरिया बनाया। यह 1828 ईस्वी में, मतलब 1828 ईस्वी से यह प्रचलन था कि कार्बन सिर्फ सजीवों में ही उत्पत्ति होती है। कार्बन सिर्फ सजीवों में ही है, उपस्थित है, बाकी अन्य जगहों पर नहीं, और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था कि कार्बन सिर्फ सजीवों में उत्पत्ति होती है। लेकिन 1828 ईस्वी में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने उस सिद्धांत का खंडन किया और 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाते हुए बताया था कि नहीं, कार्बन को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। अब जैसे यूरिया में कार्बन है, यही कार्बन बनाया था वो प्रयोगशाला में। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया 1828 ईस्वी में। जैसे अभी कुछ समय पहले पढ़े हाइड्रोकार्बन के बारे में, और उससे पहले थे हम पढ़े संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो IUPAC एक नया वर्ड आया। IUPAC क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यह IUPAC का फुल फॉर्म है। आइए इसमें समझते हैं कि इसका हिंदी और शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, यह एक सम्मेलन संघ था। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का नामकरण नियमानुसार किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्वलग्न लिखा जाता है। पूर्वलग्न मतलब प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स किया जाता है और सफिक्स किया जाता है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उनका अनुलग्न किया जाता है। अनुलग्न मतलब सफिक्स बाद में आता है, जो जिसको प्रत्यय कहते हैं। पूर्वलग्न और अनुलग्न यानी प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का नाम पूरा लिखा जाता है। अब पूर्वलग्न का निर्धारण कैसे करते हैं तो देखेंगे। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई देगा कि अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, यानी कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, और यहाँ पे है आपको पूर्वलग्न मतलब प्रीफिक्स, पूर्वलग्न। आइए C बराबर 1 रहेगा, C 1 रहेगा,
तो क्या होगा मेथ, ठीक है। ये C2 क्या होगा एथ, C3 क्या होगा प्रो, C4 क्या होगा बीट, C5 क्या होगा पेंट, C6 क्या होगा हेक्स, C7 क्या होगा हेप्ट, C8 क्या होगा ऑक्ट, C9 क्या होगा नॉन और C10 क्या होगा डेक, ठीक है। चलिए हेप्ट ना और अनुलग्न का नहीं तो आइए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। हमने अभी बताया कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब इसमें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते समय कुछ ऐसे चीजें हैं जो उसके पहले लगाया जाता है, कुछ ऐसे चीजें उसके बाद में लगाया जाता है। कुछ ऐसे जो पहले लगाते हैं तो C बराबर 1 यानी यहाँ पर n बराबर 1 रहे, n बराबर 2 रहे, n बराबर 3 रहे, n बराबर 4 ऐसे लिखा हो तो n बराबर 1 मतलब C1 रहे तो मेथ बोलते हैं, C2 रहे तो एथ बोलते हैं और C3 रहे तो सब लोग बोलेंगे प्रोप कहते हैं और C4 रहे तो ब्यूट कहते हैं और C5 रहे तो पेट कहते हैं और C6 रहे तो हेक्स कहते हैं और C7 रहे तो हेप्ट कहते हैं और C8 रहे तो ऑक्ट और C9 रहे तो नॉन और C10 रहे तो ये नंबर से समझ मत करिए। C9 रहे तो नन, C9 रहे तो नन और C10 रहे तो डेक। तो मेरे साथ बोलेंगे सब लोग मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तीन को बोलेंगे, पहले 5 को बोलेंगे, प्रयास करें तो 3 और 2 ऐसे बोलेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 हो गया। इसके बाद हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, बोलिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। इसके बाद नॉन, डेक। ये आपको याद करना है, ऐसे याद होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको पूर्व लग्न है यानी प्रीफिक्स है। अब ये अभी आपको भले समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आगे बहुत यूज है इसका, ये याद हो जाएगा। कैसे लेना है वो इतना बार आएगा याद हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे अनुलग्न में क्या होता है मतलब सफिक्स होता है, अनु मतलब पीछे होता है, अनु मतलब पीछे, अनुलग्न, ठीक है। अनुलग्न पीछे लगेगा ये, जैसे अनुलग्न यहाँ पर देखेंगे सफिक्स अनुलग्न के बारे में अध्ययन करते हैं तो बाद में क्या लगेगा। अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो एन लगता है एन, अगर डबल बॉन्ड रहे तो इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आइन लगता है, आई। तीनों को समझेंगे। तो बाद में लगता है एन, अगर डबल बॉन्ड रहे तो इन और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आई। तो मेरे साथ सब लोग बोलिए डबल, सिंगल रहे तो ए, सिंगल रहे तो ए, डबल रहे तो ई, डबल रहे तो ई और ट्रिपल रहे तो आई, ट्रिपल रहे तो आई। ये आपको अनुलग्न लग रहा है, कोई बात नहीं। एल्केन, अब एल्केन के बारे में समझेंगे। असाइनमेंट पे देखिएगा, असाइनमेंट पेज नंबर 7। एल्केन के बारे में देखते हैं। इस श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला CnH2n+2 यहाँ है। एल्केन का फार्मूला देखते हैं CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स, पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं या इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं।
नामकरण के नियम। अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम है। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करें। पहला नियम क्या है कि एल्केन नामकरण करते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। लंबी श्रृंखला का चयन करें। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है आपको कि यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थायी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। तीसरा है नाम लिखते समय प्रतिस्थायियों के नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं उसके पूर्वलग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। वर्णमात्रा के क्रम या वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब जैसे ABC, A से कोई नाम है, B से कोई नाम है, C से कोई नाम है, तो पहले C वाले को नहीं लिखे। जैसे आप आ गया ब्रोमो और क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो एक ही साथ आ गया, ठीक है, या फ्लोरो या अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरो है। अब ब्रोमो और फ्लोरो आ गया, ठीक है, तो हम लोग करेंगे कि पहले B आ गया कि पहले F, पहले B, तो B वाले को पहले लिखेंगे, F वाले को बाद में। क्लोरो पहले ब्रोमो होगा, क्लोरो एक ही साथ है, तो पहले B आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, ठीक है। अभी नोमेनक्लेचर का सब क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल लेंगे तो। पांचवा नियम है नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंकों व नाम के मध्य हाइफन का चिन्ह करते हैं। यानी अंकों के बीच में कोमा, अंक डिजिट रहेगा, जैसे 1 2, तो इनके बीच में कोमा रहेगा, और अंक और नाम है इनके बीच में हाइफन रहेगा। जैसे अगर हम आपको कहें कि प्रो 1 2 डाई, प्रो 1 2 डाई, तो यहां देखिए ध्यान से, प्रो 1 2 ये मतलब एक अपने से ये मैंने उदाहरण लिया है, ठीक है, लिखने का तरीका ये सही है कि गलत है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। हमने ये सिखाया है कि 1 2 अंक है, इनके बीच में कोमा होता है, लेकिन अंक व नाम, देखिए ये नाम है, इनके बीच में हाइफन होता है, इनके बीच में हाइफन होता है, थोड़ा सा हाइफन का हिंदी योजक चिन्ह। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थायी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं। यानी अगर जैसे ब्रोमो आ गया बीच में, तो ब्रोमो 2 बार है, तो कैसे लिखेंगे? डाई ब्रोमो। अगर एक रहे तो मोनो बोलते हैं उसको, इससे कोई खास मतलब है। 2 रहे, एक रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, और 3 रहे तो ट्राई, और 4 रहे तो टेट्रा, और 5 रहे तो पेंटा। इनका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर ब्रोमो 2 जगह 2 बार आ गया, एक ही जगह पे 2 बार आ गया, तो 2 2 2 दूसरे स्थान पे 2 2 डाई ब्रोमो ऐसे लिखेंगे। 3 आ गया तो 2 2 2 3 या 2 2 2 ट्राई ब्रोमो ऐसे करते हैं। चलिए, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थायी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए हमने आपको बता दिया, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा। बोलिए, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा। तो मेरे साथ सब लोग बोलने का प्रयास करिए एक बार, मतलब पूरे जोश और जज्बा के साथ। 1 रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, और 5 रहे तो पेंटा, 6 रहे तो हेक्सा, 7 रहे तो हेप्टा, और 8 रहे तो ऑक्टा, 9 रहे तो नोना, और 10 रहे तो डेका, 10 रहे तो डेका। लिखा आपको इसमें में लिखा होगा कुछ। आइए, एल्केन के सूत्र एवं संरचना हम लोग पढ़ेंगे। एल्केन के सूत्र हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में लिखने का सब प्रयास करेंगे। एवं संरचना देखिए बोर्ड पर, मुंह बांध एकदम। कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे, नंबर। बात मत कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे नाम, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला,
सूत्र, ठीक है। और यहाँ पर इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। बड़ी बात कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर वीडियो चालू है। देखिए एक सूत्र एवं संरचना के बारे में, तो एल्केन का हमने सूत्र बताया था कि CnH2n+1 होता है। इसका सूत्र होता है, सूत्र फॉर्मूला CnH2n+2, ये सूत्र होता है। और हमने बताया था कि एल्केन में n जोड़ते हैं हम लोग ने लिए n आइए यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग। जैसे अगर हम n बराबर 1 रहे तो इसका नाम क्या होगा, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं CnH2n+2, यही कहानी है। n के जगह पे हम क्या करेंगे, n के जगह पर हम 1 रखेंगे, यानी हम यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पर भी हम लोग 1 रखें, तो ये क्या बन जाएगा, C1 है तो कोई बात नहीं है, 2 में 1 गुणा किया 2 और 2 और ये 2 2 2 4, ये क्या बन गया। तो देखेंगे इसका नाम होता है, पहले मेथ लिखते हैं क्योंकि n बराबर 1 के लिए पूर्व लग्न जो है वो मेथ है। अब यहाँ पर हमने बताया कि एल्केन में ANE लगता है, तो हम लोग लिखते ANE, तो क्या बन गया, मीथेन। क्या बन गया, इसको हम ओपन करते हैं तो CH4 को कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हमेशा रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दूसरा का अध्ययन करते हैं। n बराबर 1 पे, अब n बराबर 2 पे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पर इसको हम लोग करेंगे H2n+2। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n के जगह पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे गुणा है 2, तो अब हल करेंगे तो C2, 2 गुना के 4 और 2 6, यानी C2H6। क्या बनेगा, n बराबर 1 पर मेथ होता है तो मीथेन बना, n बराबर 2 पर 6 है ना सर, मेथ n बराबर 1 है तो मीथेन बनता है, मेथ के कारण। n बराबर 2 है तो एथ के कारण पूर्व लग्न ए तो होगा, लेकिन अलग जो पीछे वाला जो होगा वो ANE, ये एल्केन की बात है। तो इसको ओपन करेंगे तो C2H6, तो C एक यहाँ है, C एक यहाँ है, ठीक है। और कार्बन के पास हमेशा 4 होनी चाहिए और हाइड्रोजन को देना आपको 6 को। तो देखिए एक यहाँ हाइड्रोजन दे सकते हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ। मजबूरी है कि सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्यों, क्योंकि एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि असंतृप्त और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड ही देंगे, लेकिन इस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो एक बीच में तो है ना खाली 4 होते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग कि कार्बन को 2 को सजा देंगे और 6 का हाइड्रोजन अपने आप सज जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H6। n बराबर 3 पर देखिए मेथ 3 पर क्या आता है, प्रो, तो क्या बनेगा, प्रो लिख दिए। इसके बाद इसमें ANE जोड़ दिए, प्रोपेन। अब इसको सूत्र देंगे C3 हो जाएगा, बोलिए हाँ, CnH2n+3 है ना, Cn, यहाँ पर हम लिख दिए, H लिख दिए, 2 गुणे 3 है ना 2n और +2, ये 2 यहाँ नहीं यहाँ है, तो क्या बन जाएगा C3H, 2 3 6 और 2 जोड़ दीजिए 8, यानी C3H8। अब बनाइए 1 2 3, कार्बन के पास अब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड सबको दे दिए। अब इसके पास देखिए जितना बचा रहेगा बॉन्ड उतना ही हाइड्रोजन सजा दीजिए सही। बीच में हाइड्रोजन नहीं दे सकते हैं, कार्बन ही रहेगा। चलिए n बराबर 4 पर बना के आइए अभी तक हम लोग एल्केन के बारे में सीखे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, तो होता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, बस एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n, यह सामान्य सूत्र है। इसमें क्या करते हैं, एल्कीन में ALK हट जाता है, ठीक है, और ENE जुड़ जाता है, यानी ENE जुड़ता है। होता क्या है, कैसे बनता है, CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे,
तो क्या बन जाएगा, सॉरी दो हाइड्रोजन को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा HCnH2n। देखिए ये दो हाइड्रोजन है, इसको हटा दिए, ठीक है, हटा दिए तो बन गया CnH2n, बस -2 +2 यहाँ पे दो जोड़े थे तो हटाए तो खत्म है CnH2n। ये एल्कीन का समान सूत्र मिल गया आपको CnH2n। ये डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें ये असंतुलित हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, यानी मेथ पर मेथिल नहीं बनेगा। और एल्कीन में E और E जुड़ता है। तो आइए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। जैसे n बराबर 1 पर क्या बनेगा, नहीं होगा, n बराबर 2 पर बनेगा। तो n बराबर 2 पर क्या आता है, मेथ A, तो क्या बन जाएगा इथीन, क्या बनेगा इथीन। n बराबर 2 पर क्या बनेगा, 3 पर क्या बनेगा प्रो, तो क्या बनेगा प्रोपीन, क्या बनेगा, देखिए ई यानी लास्ट में जोड़ दिए। अब n बराबर 4 पर क्या बनेगा ब्यूटीन, सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे। n बराबर 4 पर क्या बनेगा ब्यूटीन। n बराबर 5 पर क्या बनेगा पेंटीन। n बराबर 6 पर क्या बनेगा हेक्सीन। और n बराबर 7 पर क्या बनेगा हेप्टीन। n बराबर 8 पर क्या बनेगा ऑक्टीन। और n बराबर 9 पर क्या बनेगा नोनीन। और n बराबर 10 पर क्या बनेगा देखिए तो बोलेंगे क्या बोलेंगे n बराबर 2 पर, सब लोग बोलेंगे प्रयास करेंगे, n बराबर 2 पर देखिए, n बराबर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर हेक्सीन 7 पर हेप्टीन 8 पर ऑक्टीन 9 पर नोनीन 10 पर